अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का एक लेक्चर कवर करेंगे जिसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी हमारे बायोलॉजी की ब्रांचेस के हवाले से कुछ लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनकी बनावट सबकी सेम नहीं है। कुछ सेलुलर बेसिस पर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको एडवांस लेवल होता है, टिश्यू बेसिस के होते हैं, यानी टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। किसी में बाकायदा ऑर्गन, किसी में सिस्टम, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कम्प्लेक्सिटी है ना वो सेम नहीं है। कुछ बिल्कुल सिंपल टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और उनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो आज हम इसी लेक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बेसिक से तमाम के तमाम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जब हम देखते हैं ना तो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल स्टार्ट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। जब ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक यूनिट बनाते हैं, दैट यूनिट इज कॉल्ड एटम। एटम जो होता है, अब एटम जो है ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये इंडिविजुअल तो खैर नहीं है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जिसके अंदर उस मैटर की तमाम प्रॉपर्टी पाई जाती हो। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अपने अपने एटम्स होते हैं। हम लोग चूँकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम अपना फोकस सिर्फ उन एलिमेंट्स तक ही रखेंगे जो कि लिविंग सिस्टम के एतबार से इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपकी बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे इस नेचर में मोर देन 100 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उन 100 एलिमेंट्स में से जो लिविंग सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं वो जस्ट 16 एलिमेंट्स हैं। और उन 16 एलिमेंट्स में से भी कुछ एलिमेंट्स के एटम सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये वो एटम है जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। और ये एटम्स यूनिवर्सल अकरेंस के होते हैं, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर लेवल के ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे एटम्स पाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये एटम्स जब आपस में एक स्पेसिफिक तरीके से कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के बनाते हैं। मैंने कहा कि एटम स्पेसिफिकली आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। जिस तरीके से आपको पता है कि मिसाल के तौर पे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है H2O, जिसको हम कहते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई वाटर का मॉलिक्यूल हम ऐसे बना देते हैं HO2, या वाटर का मॉलिक्यूल हम ऐसे बना देते हैं H2O2, या ऐसे कर देते हैं HO, तो आप डेफिनेटली इसको नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि एटम स्पेसिफिक मैनर में एक ख़ास तरीके से, ख़ास रेशो से ही मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह एटम आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल 2 टाइप के बनते हैं। एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क होता है, ये एक सिंपल सा इसका एक तरीका होता है, आप ज़रा इसको याद रखें। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर मोस्ट कॉमनली नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, यानी वो तमाम मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फिर इसके अलावा उनमें और कोई भी एलिमेंट हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का एक साथ होना लाजमी है। जैसे मिसाल के तौर पर C6H12O6, अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद है, बेशक ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ देखें CH4 मीथेन, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं हुआ फिर। और यहाँ पर अगर वाटर में देखें तो सिर्फ हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन इसके साथ नहीं है, तो मतलब ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हर उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो कि हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमारे लिविंग सिस्टम में इनमें से कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। देखिए, हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वाटर और
मिनरल्स की फॉर्म में मौजूद है। यानी वाटर और मिनरल्स जो है वो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो हमारे लिविंग सिस्टम में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड और इसके अलावा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल मिलकर हमारे प्रोटोप्लाज्म का ड्राई वेट भी बनाते हैं। मतलब ड्राई वेट कहते हैं कि हमारे प्रोटोप्लाज्म में वाटर के अलावा जो चीज़ पाई जाती है वो ड्राई वेट कहलाती है, और वो ड्राई वेट हमारा इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। यानी वाटर को हमारे सेल से माइनस कर दो तो रिमेनिंग चीज़ ड्राई वेट कहलाती है। फिर हमारे बॉडी के ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से हमारे सेल की कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती हैं, और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सेल के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एंड दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये क्या चीज़ होती हैं? ये हमारे सेल की वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं जो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं हमारे सेल के अंदर डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेलुलर रेस्पायरेशन का काम कर रहे होते हैं। यानी हर एक ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर मौजूद है कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं ये बनते हैं इन बायोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फिर क्या होता है कि ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वजूद में आती है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड सेल। सेल लाइफ जो है वो यही से इमर्ज करती है, सेल से। यानी ये हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब एक सवाल है, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है तो वो जो हमने एटम या इससे पहले जो मॉलिक्यूल्स वगैरह सब चीज़ें डिस्कस की थी वो क्या थी, वो क्या मामला थे? क्या अगर आप सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं तो सेल बना हुआ है ऑर्गेनेल से, ऑर्गेनेल्स बने हुए मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बना हुआ है एटम से, तो इसका मतलब बेसिक यूनिट तो फिर एटम हुआ, सेल तो बेसिक यूनिट नहीं हुआ। इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये है कि किसी हमारे बॉडी का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी बेसिक यूनिट सेल ही है, क्योंकि सेल लाइफ एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि जो एक्टिविटी लाइफ के लिए ज़रूरी है, रेस्पायरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये जो भी डाइजेशन, जो भी हमारे प्रोसेस हैं सब सेल परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एटम नहीं कर सकता। इसलिए सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट तो है, एटम नहीं है। एटम हमारे सेल का स्ट्रक्चरल यूनिट है जो सेल को बनाता है हमारे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। यानी एक प्रोकैरियोट्स होते हैं और दूसरा यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना हो, मतलब न्यूक्लियस तो यानी जेनेटिक मटेरियल तो है, डीएनए क्रोमोसोम तो है, लेकिन उसके गिर्द मेम्ब्रेन ना हो। जबकि यूकैरियोट कहा जाता है ऐसे सेल्स को जिसके अंदर बाकायदा मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन मौजूद है, इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जिस न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होता है वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में ट्रू न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। अब ये जो यूकैरियोट्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं? कुछ होते हैं यूनिसेल्यूलर, मतलब एक सिंगल सेल वाले, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने हो। प्रोकैरियोट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती, प्रोकैरियोट्स सारे के सारे यूनिसेल्युलर ही होते हैं, किसी मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट की एग्जांपल अभी तक सामने नहीं आई है। तो प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। यूकैरियोट में यूनिसेलुलर की एग्जांपल क्या है? यूनिसेलुलर की एग्जांपल में आते हैं आपके प्रोटोजोआ, अलजी जैसे
ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और यूकेरियोट्स भी हैं। मल्टीसेलुलर में प्लांट्स आ गए, फंजाई आ जाते हैं और इसके अलावा एनिमल्स भी शामिल हैं।